ठीक है, ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ा था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पेरिफेरल नर्व इंजरीज के बारे में पढ़ा था और पेरिफेरल नर्व इंजरीज की मैकेनिज्म, ठीक है, कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो पेरिफेरल नर्व इंजरीज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर पेरिफेरल नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने मैकेनिज्म और इसकी मैनेजमेंट पढ़ी थी, ठीक है, कि पेरिफेरल नर्व इंजरीज को किस तरीके से हम लोगों ने मैनेज करना है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, थोरेसिक आउटलेट के बॉर्डर्स क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा सीटीएस के बारे में पढ़ा था कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, ठीक है। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट nerve injuries related to the upper extremity as well as the lower extremities। जितनी भी upper extremity की या lower extremity की आपकी peripheral nerves हैं उनकी injuries के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है one by one। So start करते हैं with the brachial plexus injury, ठीक है, the most common। Now ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज की अगर किसी बच्चे में हो रही है, न्यूबॉर्न बेबी में हो रही है, तो हम उसको अर्ब्स पाल्सी बोल देते हैं, ठीक है। और अगर किसी अडल्ट के अंदर हो रही है, मोस्ट कॉमनली अडल्ट उन अडल्ट्स में होती है जो कि किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, कोई रग्बी प्लेयर है, तो उनमें चांसेस होते हैं आपके ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का, ठीक है। उस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को अडल्ट्स में स्टिंगर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंगर सिंड्रोम बोल देते हैं। और बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज में अर्ब्स पाल्सी और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज अर्ब्स पाल्सी, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है इंजरी का? ब्रेकियल प्लेक्सस की जो अपर आप कह लो कि ये जो C5, वैसे ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो कितनी नर्व रूट से मिलकर बनता है? ब्रेकियल प्लेक्सस का पता है कितनी नर्व रूट से मिलकर बनता है? C5 नहीं, C1 है, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। टोटल 5 नर्व रूट्स मिलकर आपका ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं और जितनी भी आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की पेरिफेरल नर्व्स हैं वो इसी ब्रेकियल प्लेक्सस से इमर्ज करती हैं, ठीक है। एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब याद नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस में फिर आपके ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है, उसके बाद आपके पास रूट्स बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पेरिफेरल नर्व्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सर आवाज कम आ रही है। अब बेटा आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है थोड़ी सी। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होगा, ठीक है। बेटा मास्क पहनिए, जरूरी है। नहीं सांस आ रही तो बाहर चलेगा, मुझे अलाउ नहीं, मुझे अलाउ नहीं। जो चीज आउट ऑफ द वे जाए वो मुझे। अच्छा, सो ब्रेकियल प्लेक्सस की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस का पता चल गया कि व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस एक्चुअली इमर्ज करता है फ्रॉम C5, C6, C7, C8 एंड T1 नर्व रूट्स, ठीक है। और ये ब्रेकियल प्लेक्सस एक्चुअली मिलकर क्या बना रही हैं? आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की जितने भी पेरिफेरल नर्व्स हैं, वेदर इट इज अल्नर, वेदर इट इज मीडियन, वेदर इट इज मस्कुलोक्यूटेनियस, ये सारी किससे इमर्ज कर रही हैं? फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस। अपर एक्सट्रीमिटी के लिए ब्रेकियल प्लेक्सस यूज होता है, ठीक है। और आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए लंबोसैक्रल प्लेक्सस यूज होता है, ठीक हो गया, ठीक है। सो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी अगर किसमें हो जाए, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप्स में, ठीक है। वेदर इट इज अपर प्लेक्सस इंजरी, ठीक है, वेदर इट इज मिडिल प्लेक्सस इंजरी एंड वेदर इट इज लोअर प्लेक्सस इंजरी, ठीक है।
सो अपर प्लेक्सस में क्या आ जाएगा, C5 और C6 आ जाएंगी, ठीक है। मिडिल प्लेक्सस में C7 आ जाएगा, लोअर plexus में C8 and T1 आ जाएगा. So 2 on the sides and 1 in the middle. C5, C6, upper plexus, C8, T1, lower plexus, and the middle one is C7, middle plexus injury. So if we talk about upper plexus injury अगर बच्चे में हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि that is Erb's palsy. बच्चे ये नहीं 1 या 2 साल का बच्चा, न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है, जिनकी डिलीवरी हुई होती है, फोर्स्ड डिलीवरी की वजह से उनको अपर प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, ठीक है। शोल्डर डिस्टॉर्शिया, ठीक है, आप लोग ने शायद जब आप लोग पढ़ोगे अबाउट द पीडियाट्रिक और ऑब्स पढ़ोगे, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें शायद आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया है कि व्हाट इज शोल्डर डिस्टॉर्शिया, ठीक है। शोल्डर डिस्टॉर्शिया मींस कि आपका जो एक बच्चा ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, कि एक शोल्डर को अपना रिप्रेजेंट कर देता है टू द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है, लेकिन जो दूसरा शोल्डर होता है वो अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर के डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक हो गया, सही है। देखो अब आप खुद अंदाजा करो कि लेट्स से ये आपका ये जो शोल्डर है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो ये जो हेड होगा इसके ऊपर क्या होगी, लेटरल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो हेड होगा और ये जो शोल्डर होगा ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। बच्चा होता है छोटा सा, वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, इट कैन बी कंप्रेशन हियर और इट कैन बी ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन हो सकती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंप्रेशन हो सकती है। दोनों ही चीजें क्या कर सकती हैं, आपके अपर प्लेक्सस को इंजर्ड कर सकती हैं या आपके ब्रेकियल प्लेक्सस को इंजर्ड कर सकती हैं, समझ आ गई। टॉर्टिकोलिस वो कंजेनिटल वो वैसे ही हो सकता है, टॉर्टिकोलिस जरूरी नहीं कि फोर्स डिलीवरी की वजह से हो, लेकिन फोर्स डिलीवरी की वजह से अपर प्लेक्सस इंजरी कॉमन है, ठीक हो गया। सो अगर न्यूबॉर्न बेबीज में हो रही है तो डेट इज Erb's palsy, ठीक है, और अगर एडल्ट्स में हो रही है कॉमनली आपके एथलीट्स में या किसी फुटबॉल प्लेयर में तो डेट इज स्टिंगर सिंड्रोम, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि जी आपका जो शोल्डर डिप्रेशन है, एक साइड का शोल्डर डिप्रेशन है और लेटरल बेंडिंग हो ऑपोजिट साइड की, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से आपका शोल्डर डिप्रेस हो रहा हो, ठीक है, और जो आपका हेड है वो क्या हो रहा हो, लेटरली बेंड हो रहा हो, तो क्या होगा, ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में भी लेट्स से अगर आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में आ रही है टेंशन आ रही है या स्ट्रेच आ रहा है, तो सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट कहां से हो रहा है, फ्रॉम द C5 C6, ठीक है। अब आप खुद ही अंदाजा करो कि अगर एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है, ठीक है, तो अगर आप उसके पोल को अवे मूव करवाओगे तो उसके सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला जो थ्रेड होगा वो क्या करेगा, टियर हो जाएगा, उसके बाद उससे नीचे वाला, उसके बाद उससे नीचे वाला, एंड जो सबसे नीचे वाला होगा लोअर मोस्ट होगा उसकी सबसे आखिर में बारी आएगी। तो सेम टू सेम ब्रेकियल प्लेक्सस में भी जो अपर मोस्ट है वो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, टियर हो जाएंगे, ठीक है। तो C5 C6 जो अपर प्लेक्सस इंजरी है, ठीक है, वो ड्यू टू द लेटरल स्ट्रेच, ठीक है, लेटरल बेंडिंग, ठीक है, आपके हेड की और शोल्डर की डिप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेच फोर्स आ रही है वो आपके अपर प्लेक्सस को क्या करती है, इंजर्ड कर देती है, समझ आ गई बात में, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फंक्शनल लॉस क्या हो सकता है, एब्डक्शन लॉस हो सकती है और आपकी लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, शोल्डर की ही एब्डक्शन और शोल्डर की लेटरल रोटेशन क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली C5 जो है वो आपकी एब्डक्शन को कंट्रोल कर रहा है, C5 और C6 मिलकर आपकी लेटरल रोटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो देयर इज अ फंक्शनल लॉस ऑफ एब्डक्शन एंड लेटरल रोटेशन, ठीक है। बच्चा प्रेजेंट कैसे करेगा, छोटा बच्चा, ठीक है, आप 2 to 3 मंथ्स का बच्चा वेटर स्टिफ डिफॉर्मिटी के साथ प्रेजेंट करेगा, किसके साथ प्रेजेंट करेगा, वेटर स्टिफ डिफॉर्मिटी के साथ। माँ बाप आपको अपनी हिस्ट्री क्या देंगे कि जी बच्चा अपने एक हाथ को यूज करता है लेकिन दूसरे हाथ को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा जब से पैदा हुआ है, ठीक है, इट इज लाइक इन स्टैटिक पोजीशन लाइक दिस, ठीक है, सही है। तो इट इज what it is called Wetter stiff deformity. So how can you explain Wetter stiff deformity? It is a loss of shoulder abduction, ठीक है, loss of shoulder abduction, ठीक है, loss of shoulder external rotation, ठीक है,
मैं जरा ऑपोजिट बता रहा हूँ इस डिफॉर्मिटी के। जब लॉस ऑफ एबडक्शन होगा तो इट मींस कि मेरा शोल्डर एडक्टेड रहेगा। लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि मेरा शोल्डर इंटरनली रोटेटेड रहेगा। ठीक है। लॉस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, इट मींस मेरी एल्बो क्या रहेगी, एक्सटेंडेड रहेगी। ठीक है। लॉस ऑफ फोरआर्म सुपिनेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरी फोरआर्म क्या रहेगी, प्रोनेटेड रहेगी। लॉस ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन, लॉस ऑफ रिस्ट फिंगर्स एक्सटेंशन, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी रिस्ट और फिंगर्स क्या रहेंगी, फ्लेक्स रहेंगी। ठीक है। या तो आप लॉसेस बता दो वेटेस्टिव डिफॉर्मिटी में, या फिर आप उसका ये बता दो कि कौन कौन सी पोजीशन होगी आपके शोल्डर के ऊपर, आपके एल्बो के ऊपर, आपके फोरआर्म के ऊपर और आपके रिस्ट और फिंगर्स के ऊपर। तो आपको आप डिफाइन कर सकोगे व्हाट इज वेटेस्टिव डिफॉर्मिटी। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। ये आसान है, आसान समझ आ गई इस बात को। या फंक्शनल लॉस बता दो कि देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है। और साथ में आप क्या बताओगे कि देयर विल बी अ वेटेस्टिव डिफॉर्मिटी इन न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है। जो अडल्ट्स होंगे उनमें टेम्पररी लॉस होता है, 24 आवर्स के लिए हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक मैच्योर इनफ है उनमें एक टाइम के लिए खिंचाव आता है, लेकिन बॉडी फिर कंपनसेट करेगी और उनकी जो इंपल्सेस की कंडक्शन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो टेम्पररी लॉस होगा और उसके बाद इंडिविजुअल जो होगा वो दोबारा से क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकेगा। समझ आ गई बात? कि स्टिंगर सिंड्रोम की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टिंगर सिंड्रोम क्या है? देयर विल बी अ टेम्पररी लॉस। ठीक है। मसल्स मोटर वीकनेस होगी लेकिन टेम्पररी होगी, सेंसरी लॉस होगा लेकिन टेम्पररी होगा। समझ आ गई बात की? ठीक है। स्टिंगर सिंड्रोम। जबकि एक्सपाल्सी में, ठीक है, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। क्या मैनेजमेंट करोगे? अगर छोटे बच्चे में हो जाए तो हम छोटे बच्चे को तो नहीं मूवमेंट सिखा सकते या उसको बता सकते कि जी आपने ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो फिर हम लोग बच्चे को क्या कहेंगे कि हम आपने अपने शोल्डर को एक कांस्टेंट पोजीशन में रखना है, और वो क्या होती है, एरोप्लेन स्प्रिंट कहा जाता है। कौन सा स्प्रिंट दिया जाता है? कहीं पर एरोप्लेन स्प्रिंट लिखा होता है, कहीं पर एयरप्लेन स्प्रिंट लिखा होता है, एयरप्लेन स्प्रिंट। ठीक है। तो लाइक दिस आप ये भी पोजीशन यूज कर सकते हो, आप ये भी पोजीशन यूज कर सकते हो। ठीक है। बच्चे के लिए ये भी पोजीशन हो सकती है, ठीक है, और ये भी पोजीशन हो सकती है। ठीक है। तो आप सबके लिए क्या है, हमने शोल्डर को एबडक्ट कर दिया, शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट कर दिया, एल्बो को फ्लेक्स कर दिया है, फोरआर्म को मिड प्रोन पोजीशन में रखा है, और रिस्ट और फिंगर्स को किस में रखा है, एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा है। समझ आ गई बात की? दिस इज एयरप्लेन ऑर्थोसिस और एयरप्लेन सप्लेन। ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई है? ठीक है। किसी को ना समझ आई हो तो पूछ लीजिए। Middle plexus injury, ठीक है। The middle plexus injury involves the C7 nerve root, ठीक है। Rarely involve करता है C7 को, ठीक है, इतना ज्यादा C7 आप पे involve नहीं होता, ठीक है। अगर साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी कि लेट्स से हम ये मान लेते हैं कि C5 C6 कॉमन है, तो C7 की इंजरी क्यों नहीं कॉमन? तो उन्होंने ये बात कही थी इसके के लिए कि इतनी लेटरल बेंडिंग होनी चाहिए नेक के अंदर कि C5 C6 के बाद C7 की बारी आ सके। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी लेटरल बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लेटरल बेंडिंग अगर होगी तो ऑब्वियसली इस साइड के ऊपर भी आपके पास एक शोल्डर है, आपकी नेक और शोल्डर मीट कर जाएगा। ठीक है। जब नेक और शोल्डर मीट कर जाएगा तो देयर आर लीस्ट पॉसिबल चांसेस कि C7 जो है वो इन्वॉल्व हो सके। ठीक है। अगर C7 लेफ्ट से इन्वॉल्व हो जाता है तो आपके इंट्रिंसिक मसल्स होता है हैंड, ठीक है, इनकी क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कहाँ आप लोग कहाँ तक आ गए? वैसे इंट्रिंसिक वो होंगे ना जो वैसे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं जस्ट। किसी को कोई सिंपल सा आइडिया? Intrinsic muscles, inner muscles, or extrinsic, outer muscles. इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दो। ठीक हो
थोड़ा सा ठीक हो, थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दो। इनर से और आउटर से क्या मुराद है? Core muscles. जी बेटा बताओ। Core muscles, intrinsic muscles. नहीं, अच्छा सिंपल सी इंट्रिंसिक मसल्स, उस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो मसल्स आपके मसल्स ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, ऐसे मसल्स जो आपके पाम से ओरिजिनेट हों और पाम में ही इंसर्ट हो जाएं या फिंगर्स पर इंसर्ट हो जाएं, दैट आर इंट्रिंसिक मसल्स। पाम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, और किस पर इंसर्ट हो रहे हैं? आपके फिंगर्स के ऊपर इंसर्ट हो रहे हैं, दैट आर इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो हैं जो आउटसाइड द पाम ऑफ योर हैंड दे आर ओरिजिनेटिंग, outside the palm of your hand, whether from the medial epicondyle or whether from the lateral epicondyle, ठीक है। कॉमन फ्लेक्सर टेंडन ओरिजिन होता है यहाँ पर medial epicondyle पर, और lateral पर कौन होता है? कॉमन एक्सटेंसर टेंडन ओरिजिन होता है। तो यहाँ से जो मसल्स ओरिजिनेट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि दे आर एक्सट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। पाम से बाहर एक्सट्रिंसिक, पाम के अंदर इंट्रिंसिक मसल्स। So the lower plexus injury, ठीक है, lower plexus injury को usually clunky's paralysis बोला जाता है। क्या बोला जाता है? That is clunky's paralysis, ठीक है। इसमें आपकी C8 और T1 इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और वो कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये भी आपके न्यूबॉर्न बेबीज में होती है, न्यूबॉर्न बेबीज प्रेजेंट करते हैं। और इसमें यूजुअली होता क्या है कि पेशेंट जब बच्चे की डिलीवरी क्या हो, कैसी हो, जिसमें लोअर प्लेक्सस इंजरी हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो, तो यूजुअली जो शोल्डर अबव, ठीक है, अबव द हेड, ठीक है, आर्म अबव द हेड के साथ प्रेजेंट करता है बच्चा। किसके साथ प्रेजेंट कर रहा है? आर्म अबव द हेड के साथ प्रेजेंट कर रहा है। उसमें चांसेस हैं कि आपके C8 एंड T1 क्या हो सके, स्ट्रेच हो सके, जिसकी वजह से C8 और T1 लोअर प्लेक्सस इंजरी हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। तो आर्म अबव द हेड, ठीक है, समझ आ रही है बात की? C5 C6 के लिए क्या थी? लेटरल बेंडिंग थी, हेड की और शोल्डर का डिप्रेशन था, और इसके लिए क्या है? आर्म अबव द हेड, ठीक है। इसके साथ जो बच्चा डिलीवर होता है या बर्थ होती है जिसके देयर आर चांसेस कि उसमें C8 और T1 क्या हो सके, इंजर्ड हो जाए, ठीक हो गया। Now I will start with upper plexus injuries, ठीक है, आपके peripheral injuries of the upper extremities। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक्सिलरी नर्व की अगर हम बात करें, दिस वन इज द एक्सिलरी नर्व, ठीक है। नाउ एक्सिलरी नर्व, ठीक है, it divides into two branches, ठीक है। तो one branch gives supplies to the deltoid muscle, ठीक है। The other branch supplies to the teres minor, ठीक है। There is a third branch, ठीक है, जो कि sensory branch होती है। एक्सिलरी नर्व की दो मोटर ब्रांचेस हैं, एक किस मसल को सप्लाई कर रही है? डेल्टॉइड को। दूसरा किसको सप्लाई कर रही है? teres minor को। थर्ड जो ब्रांच दैट इज सेंसरी ब्रांच, तो सेंसरी ब्रांच क्या हमसे दे रही है? लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच दे रही है, ठीक है। कौन सी दे रही है? लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच दे रही है। एक्सिलरी नर्व की कितनी ब्रांचेस हैं? दो मोटर ब्रांचेस हैं। वन किसको सप्लाई कर रही है? वन पहली किसको सप्लाई कर रही है? डेल्टॉइड को। दूसरी किसको सप्लाई कर रही है? टीरेस माइनर को। डेल्टॉइड क्या करता है? एबडक्शन कॉज करता है। टीरेस माइनर क्या करता है? लेटरल रोटेशन कॉज करता है। अगर डेल्टॉइड की मोटर सप्लाई खत्म होगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ एबडक्शन होगी। अगर टीरेस माइनर की मोटर सप्लाई लॉस हो जाएगी तो फिर क्या होगा? लॉस ऑफ लेटरल रोटेशन, ठीक है। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी शोल्डर की? एडक्टिव एंड इंटरनली रोटेटेड, लाइक दिस, एडक्टिव एंड इंटरनली रोटेटेड, ठीक है, सही है। तो दिस इज एक्सिलरी नर्व इंजरी। ये इसमें क्या हो सकती है? आपकी डिफॉर्मिटी हो सकती है कि पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करे तो लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन के साथ प्रेजेंट करें, लॉस ऑफ एबडक्शन के साथ, और पेशेंट की अपने शोल्डर की क्या पोजीशन होगी? एडक्टेड होगी और इंटरनली रोटेटेड होगी। यहां तक बात की समझ आ गई है? एक्सिलरी नर्व इंजर्ड कैसे हो सकते हैं? कॉजेस क्या है एक्सिलरी नर्व के इंजर्ड होने की? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस एक्सिलरी क्रचेस,
कौन से क्रचेस? एक्सिलरी क्रचेस। बहुत सारे आप ऐसे, अब एक्सिलरी क्रचेस लेस कॉमन है, लेकिन पुराने जमानों में, ठीक है, like in the 90s or in the earlier phases of 2000, ठीक है, 20th century, यूजुअली एक्सिलरी क्रचेस बहुत कॉमन थी, यूज की जाती थी, ठीक है, लेकिन एक्सिलरी क्रचेस का मतलब ये नहीं होता कि एक्सिला में ही उसको सपोर्ट की जाए, ठीक है, सही है। उनको उतना सिखाया नहीं जाता था पेशेंट को कि आपने एक्सिलरी क्रचेस को यूज कैसे करना है, तो वो यूजुअली क्या करते थे, अपने क्रचेस को किस में यूज कर लेते थे? विद इन द एक्सिला, इन द एक्सिला, और एक्सिला से कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन किसको इंपिंज करता था? आपकी एक्सिलरी नर्व को इंपिंज करना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से एक्सिलरी नर्व क्या हो जाती थी? इंजर्ड हो जाती थी। समझ आ गई बात की? ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई? Now the second nerve is musculocutaneous nerve, ठीक है। musculocutaneous nerve की अगर हम बात करें, ठीक है, musculocutaneous nerve, इसके बाद आपके पास कौन सी आ गई है? musculocutaneous nerve स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ब्रांच आपकी किसको देगी? ब्रेकियोब्रेकियालिस को। सेकंड ब्रांच आपकी देगी बाइसेप्स ब्रेकियाई को, ठीक है, और थर्ड ब्रांच आपकी देगी ब्रेकियालिस को, ठीक है। ब्रेकियोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स, ठीक है। बाइसेप्स के दोनों हेड, ठीक है, शॉर्ट हेड है या वो लॉन्ग हेड है, इन तीनों को सप्लाई करेगी कौन सी? आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व यूजुअली एल्बो की फ्लेक्शन को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? एल्बो की फ्लेक्शन को। ये तीनों जो मसल्स हैं ये क्या करवा रहे हैं? एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। सिवाय इसके, ये जो आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड होता है, ये एक्चुअली किसको करता है? शोल्डर को भी फ्लेक्स करता है, क्योंकि ये कहां से आ रहा होता है? दूर से आ रहा होता है, शोल्डर को क्रॉस करता है, इसलिए ये एल्बो के साथ साथ किसको और फ्लेक्स करता है? शोल्डर को भी फ्लेक्स करता है। तो सिंपली क्या याद रखना है कि एल्बो की जो फ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करने वाली क्या चीज है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड कैसे होती है? वुंड्स से, ठीक है, स्टैब वुंड्स, ठीक है। कोई स्टैब किया जाए, शार्प ऑब्जेक्ट कोई कट करे, ठीक है, कोई गन शॉट हो, ठीक है, उसकी वजह से आपकी क्या हो सकती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड हो जाए तो एल्बो फ्लेक्शन लॉस हो जाएगी, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा? एट्रोफाई मिलेगी किसकी? शोल्डर, आपके अपर आर्म की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट अपर आर्म। क्या बोलते हैं? फ्लैट अपर आर्म, ठीक है। सो दिस विल बी द डिफॉर्मिटी। एक्सिलरी नर्व में हम लोग बोलते हैं फ्लैट शोल्डर। क्या बोलते हैं? फ्लैट शोल्डर, ठीक है। वो जो फ्लैट या स्क्वायर शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, वो किस लिए बोलते हैं? आप लोगों ने कभी किसी बूढ़े बंदे का शोल्डर देखे? ठीक है, तो ये जो डेल्टॉइड की जो एमिनेंस है, ठीक है, डेल्टॉइड की जो एमिनेंस है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, फ्लैट हो जाता है शोल्डर, ठीक है। तो सेम टू सेम एक्सिलरी नर्व इंजरी में भी फ्लैट और स्क्वायर शोल्डर की डिफॉर्मिटी आती है, जबकि मस्कुलोक्यूटेनियस में किसकी आती है? आपकी फ्लैट और अपर आर्म की, ठीक है। हम उसको क्या कह सकते हैं? फ्लैट अपर आर्म। ठीक हो गया, यहां तक बात की समझ आ गई? The next one is the median nerve, ठीक है। median nerve आपकी elbow joint के बाद जितने आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, whether they are extrinsic muscles or whether they are intrinsic muscles, इनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले किस मसल को सप्लाई करेंगे? प्रोनेटर टीरीज को, प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स को, ये याद रहेगा। प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के दो हेड होते हैं, एक को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, एक को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो कैसे याद करना है? प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। ऊंची ऊंची बोलो। फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, pronator teres, pronator quadratus। चार मसल्स याद हो गए। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, सही है, रेडियलिस।
याद रखना है मीडियन नर्व जो है आपकी रेडियल साइड के मसल्स को सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व जो है वो आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस रेडियल साइड के फ्लेक्सर कार्पाई, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, इसको फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, ये इंट्रिंसिक मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल्स। तो कैसे याद करना है, ये जो मैंने बाकी पहले बताए थे प्रोनेटेड सीरीज, प्रोनेटेड कोऑर्डिनेटर्स, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये कौन से हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। इंट्रिंसिक मसल्स को कैसे याद करना है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, ये इंट्रिंसिक मसल्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल्स, ठीक है, इनको याद रखना है। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो इन लंब्राइकल्स क्या करते हैं, फिंगर की लंब्राइकल्स क्या करते हैं, फिंगर्स की फ्लेक्शन, किसके अटैचमेंट को, मतलब मसल की बोन के वजह से नहीं, वो एपोन्यूरोसिस होता है। जी बेटा, लंब्राइकल्स क्या करती हैं, फिंगर्स की फ्लेक्शन करते हैं। फिंगर्स की फ्लेक्शन, एट द सेम टाइम दिस वन, ये याद रखना है, ऐसे क्या याद रखना है, लाइक दिस, ठीक है, सही है। एमसीपी की फ्लेक्शन करवाना, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स की क्या करवाना, एक्सटेंशन करवाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लंब्राइकल्स, ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ लंब्राइकल्स। इंट्रोशिया क्या करते हैं, इंट्रोशिया क्या करवाते हैं, फिंगर्स की एबडक्शन करवाते हैं और एडक्शन करवाते हैं, दिस वन, ठीक है, ये एबडक्शन, ठीक है, और एडक्शन, ये किसका फंक्शन है, आपके इंट्रोशिया का फंक्शन है। लंब्राइकल्स का क्या फंक्शन है, लाइक दिस, ठीक है। जिसके लंब्राइकल्स वीक होंगे वो ये भी नहीं कर सकेगा, चाहे अगर मैं किसी स्पोर्ट के साथ ये परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन जिसके लंब्राइकल्स वीक होंगे वो ये नहीं कर सकेगा, उसका क्या होगा, वो जब भी ऐसे करेगा तो उसकी ये भी क्या हो जाएगी, फ्लेक्स हो जाएंगी, इंटरफ्रेंजियल्स भी क्या हो जाएंगी, फ्लेक्स हो जाएंगी। ये जो मैं करना चाह रहा हूं एमसीपी को फ्लेक्स करके इंटरफ्रेंजियल्स को क्या करना चाह रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सटेंडेड न्यूट्रल पोजीशन में रख रहा हूं, वो ये नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसमें होता क्या है, लॉस किस चीज का होता है, ये जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तो आपकी मीडियन नर्व कहां से रीजन हो गया, आपकी एल्बो जॉइंट से बिलो आपकी मीडियन नर्व रीजन हो जाए, तो इंट्रिंसिक मसल्स होता है as well as extrinsic muscles of the hand, both muscles become atrophied, both muscles become atrophied, ठीक है। जो आपके रिस्ट की फ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है या फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोनेटेड टीजीज और प्रोनेटेड कोऑर्डिनेटर्स क्या कर रहा है, आपकी फोरआर्म को प्रोनेशन करवा रहा है, ठीक है। तो प्रोनेशन वीक हो जाएगी फोरआर्म की, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरियम और सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस का फंक्शन देखते हैं। सुपरफिशियलिस क्या करता है, आपकी मिडिल फेरेंक्स के साथ जाकर अटैच होता है, मतलब यहां से रन किया, उसने रिस्ट को भी क्रॉस किया, उसने मेटाकार्पल जॉइंट को भी क्रॉस किया, और उसने कहां पर जाकर अटैच हुआ, विद द मिडिल फेरेंक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पीआईपी को क्या करवाएगा, फ्लेक्स करवाएगा। ये जो पीआईपी की फ्लेक्शन है ये कौन करवा रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। जो प्रोफंडस होता है वो क्या करता है, डिस्टल फेरेंक्स के साथ जाके अटैच होता है, अवे फ्रॉम द मिडिल फेरेंक्स, डिस्टल फेरेंक्स के साथ जाके अटैच होता है, ठीक है। और क्या करवाएगा, आपके डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाएगा, लाइक दिस। ये जो फ्लेक्शन है ये कौन करवा रहा है, आपका फ्लेक्सर डिजिटोरियम
प्रोफंडस करवा रहा है, नजर आ रही है? Yes. सो जब ये एफटीपी फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस या फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस जब ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, क्या फंक्शन, डीआईपी को फ्लेक्स करवाना या पीआईपी को फ्लेक्स करवाना, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर ये अपने जितने जॉइंट्स को इन्होंने क्रॉस किया होता है उनको भी क्या करवाते हैं, फ्लेक्शन में लेकर जाते हैं। ठीक है, वो चाहे आपका एमसीपी हो, वो चाहे आपका रिस्ट जॉइंट हो, ठीक है, उनको क्या करवाएंगे, फ्लेक्शन में लेकर जाएंगे आफ्टर परफॉर्मिंग देयर प्राइम फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये मसल्स वीक हो जाएं तो आपके रिस्ट की फ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये जो रिस्ट की फ्लेक्शन है ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। फर्स्ट वन, आपकी फोर आर्म्स की प्रोनेशन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी अगर एल्बो से नीचे आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो रही है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें सीटीएस की, कार्पल टनल सिंड्रोम की, कार्पल टनल मीडियन नर्व कहां पर इंपिंज हो रही है या इंजर्ड हो रही है, एट द रिस्ट जॉइंट। जब रिस्ट जॉइंट के ऊपर आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से मीडियन नर्व आपकी क्या हो, कंप्रोमाइज हो जाए, तो फिर आपके सिर्फ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड क्या होंगे, एट्रोफाइड होंगे। ठीक है, रिस्ट के ऊपर अगर मीडियन नर्व इंजर्ड हो रही है तो फिर कौन से मसल्स पैरालाइज होंगे, सिर्फ आपके इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। फिर एक्सट्रिंसिक मसल्स को तो मीडियन नर्व सप्लाई कर आएगी, फिर कोई मसला नहीं होगा टू द एक्सट्रिंसिक मसल्स, सिर्फ क्या होंगे, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड क्या होंगे, इंजर्ड होंगे। नाउ what will happen if the intrinsic muscles of the hand become atrophied? सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला ने आपके palm of hand में दो eminences दी हुई, क्या दी हुई है, eminences। ठीक है, this central portion is flatter, however the lateral medial portion, this one, and the lateral portion, this one, they are elevated as compared to the central portion. This elevation, these are called eminences. This one below the thumb, it is thenar eminence, and this one below the little finger, this is hypothenar eminence. ठीक है, मीडियन नर्व में thenar eminence आपकी क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, अल्नर नर्व में आपकी hypothenar eminence फ्लैट हो जाएगी। तो thenar eminence किसकी वजह से बन रही है, इंट्रिंसिक मसल्स की वजह से बन रही है, जिसमें flexor pollicis longus, flexor pollicis brevis, adductor pollicis brevis आ जाता है। ठीक है, ये तीन मसल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपकी थिनार एमिनेंस बना रहे हैं। जब भी मीडियन नर्व सीटीएस या रिस्ट के ऊपर मीडियन नर्व इंजर्ड होगी तो आपके ये क्या हो जाएंगे, थिनार एमिनेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं एप हैंड डिफॉर्मिटी। क्या बोलते हैं, एप हैंड, मॉन्की हैंड। अगर आप बंदर का हाथ कह लो या पांव कह लो, अगर आप उसके हाथ को देखोगे तो दे आर जस्ट लाइक फ्लैट। ठीक है, फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो एप हैंड डिफॉर्मिटी। इसके अलावा क्या होगा, ये जो थंब की मूवमेंट्स हैं, थंब की एक्चुअली ये जो थिनार है ये थंब की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है ना। देखो थिनार एमिनेंस लॉस होगी, थंब की जितनी भी मूवमेंट है, लाइक एबडक्शन है, फ्लेक्शन है, ये सारी लॉस हो जाएगी। तो जब फ्लेक्शन और एबडक्शन लॉस हो जाएगी, अब आप खुद देखो, नॉर्मली आपका जो थंब होता है वो आपके फिंगर्स के प्लेन में नहीं होता, आपके फिंगर्स का जो प्लेन है वो डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपका जो थंब है इट इज हाई स्लाइटली एलिवेटेड और इट इज इन अदर प्लेन एज कंपेयर्ड टू योर फिंगर्स। ठीक है, तो जब भी मीडियन नर्व इंजर्ड होगी, आपका जो थंब होगा वो उसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में आपकी क्या है, फिंगर्स हैं, लाइक दिस। ठीक है, सही है। तो ये लाइक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये किसकी उसमें आ गया है, फिंगर्स के प्लेन में आ गया, लाइक दिस। समझ आ गई बात की? सर पोजीशन होगी तो वो भी नहीं, वो भी नहीं होगी, क्योंकि फ्लेक्शन नहीं होगी ना एबडक्शन होगी तो ऑपोजिशन नहीं होगी। समझ आ गई बात की? ठीक है, टिप टू टिप मूवमेंट नहीं होंगी। ठीक है, पेशेंट कोई भी चीज हाथ से उठा नहीं सकेगा, अपने फिंगर से कोई भी चीज को पिक नहीं कर सकेगा। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये एक डिफॉर्मिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, एक तो ये थिनार एमिनेंस लॉस हो गई है, और दूसरा क्या हुआ है कि जो थंब है वो किसके उसमें आ गया, प्लेन में, फिंगर्स के प्लेन में आ गया। तो जिसको हम लोग एज अ होल क्या कहते हैं, दिस इज एप हैंड डिफॉर्मिटी। ठीक हो गया। फंक्शनल लॉस, एब्सेंट फोरआर्म प्रोनेशन। ठीक है, और इसके अलावा वीक ग्रिप। ग्रिप क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आप किसी भी चीज को पकड़ने के लिए अल्लाह ताला ने थंब रखा हुआ है,
ब्रेन से भूल गया। आप लोगों ने अक्सर न्यूरो एनाटॉमी 4 में ब्रेन में पढ़ा होगा कि ब्रेन के ऊपर लेंस मेंशन की होती है। ब्रेन के ऊपर लेंस मेंशन किया होगा कभी देखा है? पाँव का अंगूठा मेंशन किया होगा, उसके बाद नी, हेड एंड सो ऑन। तो वो जो थंब होता है, वो चाहे टो का थंब हो चाहे हाथ का थंब हो, सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा होता है ब्रेन। ठीक है, कभी पूछा कि क्यों ले रहा है ये स्पेस? क्योंकि थंब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंब जितना ज्यादा ब्रेन आपका थंब को कंट्रोल कर रहा है, एक्चुअली थंब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका थंब नहीं होगा, आप कोई चीज नहीं उठा सकोगे, नीचे जमीन से गिरी हुई कोई चीज आप नहीं उठा सकोगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ऐसे ही है ना? ठीक है, एनिमल्स को मुश्किल होती है, आप इजीली पिक कर लेते हो। सो दिस थंब इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल। यहां तक बातें समझ आ गई? दिस इज द एफ हैंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, अब इसको देखो, थंब को एग्जैक्टली किसके प्लेन के अंदर है? फिंगर्स के प्लेन के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो थिनार एमिनेंस है, दिस इज गेटिंग फ्लैट। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? थंब एब्डक्शन स्प्लिंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थंब एब्डक्शन स्प्लिंट यूज करते हैं। नाउ स्टार्ट विद द अल्नर नर्व। अल्नर नर्व अगर आपकी हो तो अल्नर नर्व किस चीज को सप्लाई करेगी? सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को। मीडियन नर्व किसको करे थी? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को करे थी। ये किसको करे? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को करे। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस को फिर आपके पास आ जाते हैं हाइपोथिनार एमिनेंस के मसल्स। किसके मसल्स आ जाते हैं? हाइपोथिनार एमिनेंस। सेम टू सेम जैसे फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का। ठीक है, उसके साथ पॉलिसिस लग रहा था, इसके साथ डिजिटी मिनिमाई लगेगी। अच्छा जी, जिसके साथ जब मीडियन नर्व की बात की थी तो हम लोगों ने थंब की बात की थी, तो उसके लिए पॉलिसिस लगता है। ठीक है, जब हम लिटिल फिंगर की बात करते हैं तो उसके साथ डिजिटी मिनिमी लगता है। ठीक है, या मिनिमा कह रहा हूं, डिजिटी मिनिमा लगता है। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो जिस तरीके से थिनार एमिनेंस बन रहा था फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस या फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के साथ, इसी तरीके से आपका हाइपोथिनार एमिनेंस बनेगा विद एब्डक्टर डिजिटी मिनिमा। ठीक है, ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमा। ठीक है, एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमा। यहां पर क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, आप सिंपली मिनिमा बोल सकते हैं इसको। एब्डक्टर डिजिटी मिनिमा, ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमा एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमा, ये तीनों मसल्स मिलकर क्या बना रही हैं? आपकी हाइपोथिनार एमिनेंस बना रही हैं। जब आपकी अल्नर नर्व इंजर्ड होगी तो आपके हाइपोथिनार एमिनेंस का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। ठीक है, जिसको सेकंड हेड था उसको एक को मीडियन नर्व कर रही है, एक को आपकी अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। तो यहां तक समझ आ गई? आपके लिटिल फिंगर की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? लॉस हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जितने भी इंट्रोशियाई हैं और लंब्राइकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? आपके लॉस हो जाएंगे। इनकी एट्रोफाई हो जाएगी। किसकी? लंब्राइकल्स की और इंट्रोशियाई की। इंट्रोशियाई दो किस्म के होते हैं, पामर इंट्रोशियाई होते हैं और कौन से होते हैं? डॉर्सल इंट्रोशियाई। ठीक है, पामर, ठीक है, और डॉर्सल। पब फॉर पामर इंट्रोशिया, PAB फॉर पामर इंट्रोशिया, P फॉर पामर, AB फॉर एबडक्शन। मतलब पामर इंट्रोशिया क्या करवाते हैं? एबडक्शन करवाते हैं। DAB डेप्थ। ठीक है, डॉर्सल इंट्रोशिया। ठीक है, और ये क्या करवाते हैं? एडक्शन करवाते हैं। यस, ठीक है, ये क्या करवाते हैं? एडक्शन करवाते हैं, फिंगर्स की एडक्शन। ठीक है, तो पैर क्या कर रहा है?
फिंगर की एबडक्शंस करवा रहे हैं, पामर इंट्रोशिएट, ठीक है, और डॉर्सल इंट्रोशिएट का क्या करवा रहे हैं, फिंगर्स की एडक्शन करवा रहे हैं। तो फिंगर्स की एबडक्शन और एडक्शन लॉस हो जाती है अल्नर न्यूरोपैथी में या अल्नर नर्व की इंजरी में। एक चीज, आपकी जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, ये क्या कर जाती है, लाइक दिस क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी बन जाती है। लिटिल फिंगर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है कि जो लिटिल फिंगर होती है उसके जितने भी इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लंब्राइकल है वो भी क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। लंब्राइकल यहाँ का वर्क नहीं करता। तो जो थर्ड और फोर्थ लंब्राइकल हैं, मीडियन नर्व फर्स्ट और सेकंड लंब्राइकल को सप्लाई कर रही थी, तो थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल को कौन सप्लाई कर रही है, आपकी अल्नर नर्व। तो ये जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, ये क्या हो जाएंगे, इनके इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स क्या कर जाएंगे, लाइक दिस फ्लेक्स हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, दैट इज क्लॉ हैंड। और इसको कहीं पर लिखा जाता है पार्शियल क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाफ फिंगर्स इन्वॉल्व हैं, बाकी दो फिंगर्स नॉर्मल रहती हैं, क्योंकि ये कहां से सप्लाई हो रही है, फ्रॉम द मीडियन नर्व, ठीक है। इनके लंब्राइकल्स कहां से सप्लाई हो रहे हैं, फ्रॉम द मीडियन नर्व। अगर मीडियन और अल्नर दोनों इन्वॉल्व हो जाए तो उसको कंप्लीट क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी बोलेंगे। अगर अल्नर इन्वॉल्व हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। यहां तक बात की समझ आती है, ठीक है, समझ आती है? दिस इज द डिफॉर्मिटी, ठीक है। कौन कौन से मसल्स का लॉस हुआ है, ठीक है, और वो क्या क्या करवाते हैं। ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई क्या करवाएगी, ये लिटिल फिंगर की ऑपोजिशन करवाएगी विद द थंब, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, समझ आ गई बात की। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई क्या करवाएगी, इस डिजिटी मिनिमाई की फ्लेक्शन करवाएगी, ऐसा ही है, ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। और एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई क्या करवाएगी, एब्डक्शन करवाएगी। सो नेम इंडिकेट कर रहा है उसके फंक्शन को, ठीक है। आप लोगों ने साथ में याद रखना कि क्या फंक्शनल लॉस होगा, फंक्शनल लॉस क्या होगा, समझ आ गई बात की, ठीक है। This is the partial claw hand deformity, metacarpophalangeal M सेक्शन सप्लिंट यूज करते हैं किसके लिए, अल्नर न्यूरोपैथी के लिए। कौन सा सप्लिंट यूज करते हैं, एमसीपी फ्लेक्शन सप्लिंट यूज करते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट विद द रेडियल नर्व, ठीक है। जितने भी आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, किसके, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, उनको आपकी कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, रेडियल नर्व। फोरआर्म के हों एक्सटेंसर मसल्स या आपके रिस्ट फिंगर्स के एक्सटेंसर मसल्स हों, ठीक है, उनको कौन सी सप्लाई करेंगे, आपके रेडियल नर्व। जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस की और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस की, इसी तरीके से एक्सटेंसर होता है। इन दोनों का एंटागोनिस्ट होता है, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरियम, ठीक है। उसका लिए कोई प्रोफंडस नहीं, उसके लिए कोई सुपरफिशियलिस नहीं, क्योंकि उसकी ओरिजिन और जो उसकी इंसर्शन है वो दोनों किसके ऊपर है, आपके डिस्टल फेरेंक्स के ऊपर है। जब भी वो एक्सटेंशन कॉज करेगा, ठीक है, वो अपने आने वाले रास्ते में जितने भी जॉइंट्स होंगे उनको क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, ऐसे ही है, ठीक है। आप एक्सटेंड करना चाहो तो किसी आप एक इंटरफेरेंशियल जॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। जब भी आप एक्सटेंड करोगे तो आपके दोनों इंटरफेरेंशियल जॉइंट क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे एट द सेम टाइम। समझ आ गई बात की, ठीक है। इसलिए डिस्टल फेरेंक्स के ऊपर उसके अटैचमेंट है और उसको हम लोग एक्सटेंसर डिजिटोरियम बोलते हैं, ठीक हो गया। सही है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है, सही है। वहां पर गया था फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, उसको मीडियन नर्व कर रही है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को अल्नर नर्व कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइडों के एक्सटेंसर्स है ना, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। ये जो अल्नरिस और रेडियलिस है ये एक्चुअली क्या करवाते हैं, अल्नर साइड के जो होते हैं वो अल्नर डेविएशन करवाते हैं, जो रेडियल साइड के होते हैं वो रेडियल डेविएशन करवाते हैं, है ना एक मूवमेंट अल्नर रेडियल और अल्नर डेविएशन, ठीक है। इसलिए अल्नरिस और रेडियलिस कहा जाता है इनको, क्योंकि ये डेविएशन में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम, ठीक है। इसके अलावा
एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर एंडाइसिस, ठीक है, और आपके पास एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस आ जाएगा। तो जितने भी जिस तरीके से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस था, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था, या फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस था, और फ्लेक्सर एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस था, ठीक है। इसी तरीके से आप एक्सटेंसर इनके साथ लगा लो, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, और एब्डक्टर पॉलिसिस एक्सटेंसर, बस एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस तक, एब्डक्टर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि एब्डक्शन सिर्फ फ्लेक्सर्स का काम है, फ्लेक्शन में होती है, ठीक है, एब्डक्शन, एक्सटेंशन में एडक्शन नहीं होती। डिफॉर्मिटी क्या बनेगी? रिस्ट ड्रॉप डिफॉर्मिटी बनती है, ठीक है, आपकी रिस्ट जो है वो ड्रॉप कर जाती है, रिस्ट एक्सटेंड नहीं हो पाती, ठीक है। कॉजेस का है क्या है रेडियल नर्व की इंजरी की? रेडियल नर्व आपकी तब इंजर्ड होती है लेट से जब आप इंजेक्शन लगा दें, ठीक है, गलत जगह के ऊपर। अक्सर क्या होता है कि डेल्टॉइड में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो डेल्टॉइड के इंजेक्शन में बहुत ज्यादा अगर डीपर चला जाए इंजेक्शन, तो देयर इज अ चांस कि आपकी जो रेडियल नर्व है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी, ठीक है, रेडियल नर्व इंजरी की। इसके अलावा आपकी शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाए तो तब भी चांसेस हैं कि आपकी रेडियल नर्व क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, क्योंकि जो स्पाइरल ग्रूव होता है वहां पर आपकी स्पाइरल ग्रूव में आपकी रेडियल नर्व बहुत ज्यादा क्या होती है, पास होती है शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस के। शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस में ही आपका रेडियल ग्रूव होता है, जिसको आप लोग स्पाइरल ग्रूव भी बोलते हो। अगर उस स्पाइरल ग्रूव का फ्रैक्चर हो जाए तब भी आपकी रेडियल नर्व क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप आएगा। सप्लिंट कौन सा यूज करते हैं? कॉकअप सप्लिंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कॉकअप सप्लिंट, COCKUP, कॉकअप सप्लिंट यूज किया जाता है फॉर रेडियल न्यूरोपैथी, ठीक है, फॉर रिस्ट ड्रॉप। समझ आ गई बात की? ये दो नर्व्स पढ़ लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी के, उसके बाद बस, ठीक है। सो ऑब्चुरेटेड नर्व, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर हम बात करें ऑब्चुरेटेड नर्व की, तो ऑब्चुरेटेड नर्व जो है वो किस को सप्लाई करती है? आपके एडक्टर मसल ग्रुप को, ठीक है, किसको सप्लाई करती है? एडक्टर मसल ग्रुप को। एडक्टर मसल ग्रुप में आपके पास कौन कौन सा मसल्स आ जाते हैं? एडक्टर मैग्नस आ जाता है, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस आ जाता है, एडक्टर ट्रेशियस आ जाता है, ठीक है। कितने? 3 मसल ग्रुप हैं एडक्टर्स के, 3 मसल हैं एक मसल ग्रुप में, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ट्रेशियस या ब्रेविस, ठीक है। तो ये तीनों मसल्स क्या बना रहे हैं? एडक्टर मसल ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पेक्टिनियस मसल आ जाता है, ठीक है, और ग्रेसिलिस मसल आ जाता है। कौन कौन सा? पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलिस, पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस एंड adductor muscles, adductor magnus, adductor longus and adductor brevis और adductor tracheus, ठीक है। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका adductor muscle group बना रहे हैं। इसके अलावा obturator externus, ठीक है, obturator nerve इसको भी सप्लाई करती है। obturator externus क्या करता है? externally रोटेट करते हैं आपके फीमर को, और जो adductor muscle group है वो आपकी एडक्शन कॉज करवाते हैं। अगर आपकी obturator nerve इंजर्ड हो जाए तो फिर क्या होगा? लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीमर और लॉस ऑफ थाई एब एडक्शन, थाई की जो एडक्शन है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, ठीक है। डिफॉर्मिटी क्या बनती है कि जो मीडियल साइड थाई का जो मीडियल कंपार्टमेंट है ये क्या हो जाता है? फ्लैट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो मसल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी? एट्रोफाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस लेटरल रोटेशन कॉज करता है ना, तो लेटरल रोटेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो फीमर होगी वो इंटरनली रोटेटेड रहेगी, ठीक है। प्रेशर फ्रॉम ग्रेविड यूटेरस एंड डिफिकल्ट लेबर, ठीक है। ग्रेविड यूटेरस का मतलब क्या होता है कि जो यूटेरस है, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट टाइम्स जब डिलीवरी होनी होती है तो आप बच्चा जो होता है वो पोजीशन को
चेंज करता है, और अगर बच्चा पोजीशन चेंज ना कर सके तो उसको हम लोग ग्रेविड यूटेरस बोला जाता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वही जो ग्रेविड यूटेरस अगर वो कॉन्टिन्यूसली उसी अब नॉर्मल पोजीशन में बच्चा रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है किसके ऊपर, आपके pelvic, ये जो pelvic फ्लोर है, जो pelvis है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जितनी भी नर्व्स जा रही होती हैं इनके कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं, और उसमें सबसे कॉमन चांस है आपकी ऑब्चुरेटेड नर्व का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शेटिक नर्व, ठीक है। शेटिक नर्व जो आपके हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप को सप्लाई करती है, हैमस्ट्रिंग, ठीक है, इट इज व्हाट, कितने मसल ग्रुप मिलकर बनाते हैं, स्पीडी मसल्स, ठीक है, कौन कौन से, सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस और बाइसेप्स फेमोरस, ठीक है, ये तीनों मिलकर आपका हैमस्ट्रिंग बनाते हैं। क्या करता है हैमस्ट्रिंग, नी फ्लेक्शन कॉज करता है, क्या करता है, नी फ्लेक्शन कॉज करता है, और हिप के ऊपर एक्सटेंशन वो उसका सेकेंडरी काम है, लेकिन प्राइम मूवर किस चीज का है, वो नी की फ्लेक्शन का, ठीक हो गया, सही है, ये बड़ा याद है शर्ट तो फंक्शनल लॉस क्या होगा, वीक नी फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नी फ्लेक्शन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। नी फ्लेक्शन की लॉस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम पेशेंट, क्योंकि नी फ्लेक्शन लॉस हो जाए, ठीक है, तो पेशेंट नहीं वॉक कर सकता, उसकी वॉक को या उसकी स्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए हम लोग सिंपली उसको क्या दे देते हैं, दिस स्प्लिंट, दिस इज नी इमोबिलाइजर, ठीक है, सिंपली। बेटा आगे भी थोड़ी सी है, नहीं ठीक है। एक ही दफा खत्म हो जाएंगी, बाद में फिर आप लोगों नहीं को सर, हमने याद भी करना है सर, रहने दे इतनी। एक मिनट होल्ड करें। ठीक है। किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो बताए, जैसे मैंने पढ़ाया है ना, मैंने ऐसे ही सुनना होता है। सर जुदा हो गया कि जुड़ गया, जुदा हो गया डिसलोकेशन, क्या कहते कराची में, हाँ क्या होगा इसको थैलेसीमिया कितने अरसे से, बचपन से छोटा सा कैसे ऐसा उसको ज्वाइन जब वो अगर सर्जरी होगी तो फिर ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो सर्जरी पे कोई नहीं यही है कि वो जो जरा उसकी पेन मैंने कहा है सेक्शन में सारा कुछ बताया वैसे उसने हाँ ठीक एक्सक्यूज मी सर। नहीं, मतलब ये भी है कि आप जैसे जो होगा वैसे उसी के साथ ही उसको करना है। वो रिपोर्ट जो है सरमनील साहब वो कहते हैं कि बोन कैंसर की गलत है इसके अंदर हो सकता है, अगर उन्होंने देखिए आइडिया हो गया और क्या इशू है। एसोसिएटेड जो मॉर्बिडिटीज होती हैं ये भी मुश्किल होता है इनको वो करना, ठीक है, जैसे डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो तो उसको भी ठीक करना मुश्किल होता है। जैसे तरीके से अगर जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट और हो गया तो वो भी मुश्किल होती है। जी बेटा। सर ये जो शेटिक नर्व को 3 सप्लाई होते हैं उनको नाम रिपीट कर दें। बेटा सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस और बाइसेप्स फेमोरस। वीकनेस अगर आ रही हो तो उसको कैसे मतलब पेशेंट में देखेंगे कि कहाँ पे मीडियन
अगर तो सिर्फ थंब इन्वॉल्व हो रहा है, रिस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मीडियन नर्व रिस्ट के ऊपर इन्वॉल्व है, रिस्ट पर इंजरी हो रही है। अगर तो रिस्ट की फ्लेक्शन और फोरआर्म की प्रोनेशन वीक हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एल्बो के ऊपर मीडियन नर्व कहीं पर इंजर्ड है, एल्बो के ऊपर। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर, ठीक है, जब एक नर्व जो है जॉइंट को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर देयर आर चांसेस कि आपकी नर्व जो है वो इंजर्ड हो जाए, ठीक है। यहाँ तक जी बेटा। सर ये हाइपोथिनार और थिनार एमिनेंस, इनके मसल्स और इनकी सप्लाई जरा दोबारा देंगे। बेटा थिनार एमिनेंस जो थंब की बेस के ऊपर एलिवेशन है, दैट इज थिनार एमिनेंस, ठीक है। इसके लिए तीन मसल्स होते हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। और लिटिल फिंगर की बैक साइड के ऊपर, लिटिल फिंगर की बेस के ऊपर जो एलिवेशन है उसको हाइपोथिनार एमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई आ जाता है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई आ जाता है और ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई आ जाता है, ठीक है। हाइपोथिनार को सप्लाई करने वाली अल्नर नर्व है, जबकि आपकी थिनार को सप्लाई करने वाली आपकी मीडियन नर्व है, ठीक है। थिनार एमिनेंस को सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, जबकि हाइपोथिनार को क्या कौन से सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व करेगी। अच्छा, सारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं बेटा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने इसी तरीके से सुनना भी है, ठीक है। सही है, तो ओके अच्छा सर। शेयर करना है। आप लोगों के फर्स्ट 6 लेक्चर्स के बाद आप लोगों का क्विज है, ठीक है। सो इसको टाइम के साथ साथ पढ़ना है, काफ़ी लेंथी चीज़ है, ठीक है। नहीं, ऑन कैंपस होगा, मेरी कोई भी असेसमेंट ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है। ओके सर। समझ आ गई। नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे वर्ड ऑफ डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे सर वो लेक्चर खत्म करना एक्सक्यूज मी होता सर। है। जी बेटा, लेकिन मेरी कभी कभी मैं सुन भी रहता हूँ जी। सर बुक से कैसे तैयारी करनी है? बुक से पढ़ के बेटा तैयारी करनी है। सर सारा इतना ज्यादा लिखा होता है, अब सारा कैसे पढ़े हैं? बेटा पढ़ के ही बंदा डॉक्टर बन सकता है, ऐसे बगैर पढ़े तो नहीं डॉक्टर बन सकता। सर नहीं, वो देखे ना आपने लेक्चर पढ़ाया है, अगर हम लेक्चर को अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लें बेटा और आप फिर हमें। पेशेंट्स भी पीपीटी वाले चेक होंगे। सर मेरी याद में पड़ी हम्म। सर वो सारा याद थोड़ी बुक वाला हो पाता है, वो तो पढ़ के बस समझ सकता है इंसान। बेटा याद याद हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन के पास करने के लिए ना, हमारा उसमें ये होता है कि जी हमने एग्जामिनेशन पास करनी है। लेकिन जब हमने एक्चुअली किसी चीज को समझना है, कोई क्लिनिकल, उसके लिए जब आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, तब आपको ये भी पता होगा कल को कि यार यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, मैं यहाँ से ले लूँ। वहां से देखने के लिए नहीं, यहाँ से सर देखने मतलब इन द हायर स्टडीज। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, एक मिनट। सर आपने बताया था एल्बो जॉइंट से बिलो इंजरी होगी तो क्या होगा सर, रिपीट कर दें। एल्बो जॉइंट से बेटा मीडियन नर्व, अगर एल्बो जॉइंट के ऊपर इंजरी हो जाए तो आपके रिस्ट की फ्लेक्शन, फोरआर्म की प्रोनेशन और थंब की मूवमेंट्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, रिस्ट की फ्लेक्शन का, फोरआर्म की प्रोनेशन का और थंब की जितनी भी मूवमेंट है, फ्लेक्शन एबडक्शन, वो लॉस हो जाएगी अगर एल्बो जॉइंट के ऊपर मीडियन नर्व इंजर्ड हो रही है। अगर मीडियन नर्व इंजर्ड हो रही है रिस्ट जॉइंट के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि आपके सिर्फ थंब की मूवमेंट, थंब की फ्लेक्शन, थंब की एबडक्शन, ये लॉस होंगी, ठीक हो गया। ओके बच्चों, जा सकते हो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।